हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट बजट होता क्या है और गवर्नमेंट आखिरकार बजट बनाती क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और असर्टेन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। लेकिन आपको बता दें, गवर्नमेंट बजट से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो हम ऑलरेडी डिटेल्ड मैनर में अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट बजट होता क्या है। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने की, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी इन सभी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन भाई इतना सारा खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट बनाती है। जैसे हम लोग अपनी फैमिली का बजट बनाते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे घर में कहां से कितना पैसा आएगा और उस पैसे को हम कहां कहां कंज्यूम करेंगे। हमारे जो फादर हैं वो अपनी इनकम में से 50,000 रुपीज लेकर आएंगे, जिसमें से हम 10,000 कंज्यूम करेंगे फूड्स के ऊपर, 10,000 कंज्यूम करेंगे क्लोथिंग के ऊपर, 10,000 हम पे करेंगे एजुकेशन के लिए। ये एक बजट ही तो होता है। जब एक पर्सन एस्टिमेट लगाता है अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को, उसको बजट कहा जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी इतने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। उन सभी खर्चों को बियर करने के लिए गवर्नमेंट भी अपनी इनकम्स का और एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट करती है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, और इस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ये एस्टिमेट करती है कि उसको कहां से कब कब कितना कितना पैसा आएगा और उस पैसे को कहां कब कब कितना कितना कंज्यूम किया जाएगा। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग ईयर। यानी आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट एडवांस में डिसाइड कर लेती है कि उसको कहां से कितना पैसा आएगा और उस पैसे का कंजम्पशन कहां किस पर्पस के लिए किया जाएगा। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो सालाना एवरी ईयर गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, विच प्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जिससे हमें क्या पता चलता है? गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट है जिससे हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट को कहां से कितना पैसा आएगा, कौन से सोर्स से पैसा आएगा, टैक्स से कितना पैसा आएगा, नॉन टैक्स से कितना पैसा आएगा, एंड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द अपकमिंग ईयर। गवर्नमेंट बजट एस्टिमेटेड इनकम्स को तो आइडेंटिफाई करता ही है, इसके साथ साथ वो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी एस्टिमेट करता है। यानी इन शॉर्ट, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी होगी और गवर्नमेंट उस इनकम को कैसे कंज्यूम करेगी, एक्सपेंडिचर कैसे करेगी। अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो अपकमिंग ईयर के लिए होती है, आने वाले साल के लिए होती है। इसका मतलब ये एक्चुअल इनकम्स और एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। यानी आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितना पैसा आ सकता है और उस पैसे को कहां कैसे इस्तेमाल किया जाएगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 1, बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल द लेवल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी के लिए बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए बजट बनाती है, और लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आती हैं, वो अपनी म्यूनिसिपैलिटी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने टाउन के लिए बजट बनाती है। बजट की डिवीजन की जाती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर डन एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इस साल क्या करना चाहती है। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके चलती है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि हमें कहाँ से कितना पैसा आ सकता है और हमें कहाँ पर कितना खर्चा करना पड़ सकता है। बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी मंथ इन पार्लियामेंट। और उसके बाद यही बजट जब अनाउंस किया जाता है तो पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो इसको प्रूव कर देता है, साइन कर देता है, बजट पास कर दिया जाता है। बजट नीड्स टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन। डायरेक्टली बजट को नहीं लेकर आया जा सकता, इसकी पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना, प्रपोज करना, अनाउंस करना जरूरी होता है। और ये कब अनाउंस किया जाता है? फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट सिर्फ बजट इसलिए बनाती है ताकि वो इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट कर सके? तो इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट बजट बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों को फोकस करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करती है और फिर बजट बनाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है ताकि वो इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी में रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। रिच पर्सन्स रिच होते जा रहे हैं और पुअर पर्सन्स पुअर होते जा रहे हैं। रिच पर्सन्स पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं जिसके कारण उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही है, और पुअर पर्सन्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके कारण वो पुअर से और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट्स में टैक्सेस और सब्सिडीज का सहारा ले सकती है, यानी वो रिच सेक्शन के ऊपर टैक्स लगाकर पुअर सेक्शन को सब्सिडी दे सकती है। जिसके कारण क्या होगा, रिच सेक्शन के ऊपर जब टैक्स लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलेगा। इसी पैसे को गवर्नमेंट यूज कर सकती है पुअर सेक्शन को सब्सिडी देने के लिए। टैक्स एक बर्डन है और सब्सिडी एक तरह से हेल्प है जो कि पुअर सेक्शन को दी जाती है, जिसके कारण प्रोडक्ट्स जो हैं वो पुअर सेक्शन के लिए थोड़े सस्ते हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें वीट, तो पुअर सेक्शन को वीट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ kg, जो कि सब्सिडाइज रेट है क्योंकि वो पुअर हैं, वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट्स में ये अनाउंस कर सकती है कि आने वाले साल में हम कितना टैक्स चार्ज करेंगे और कितनी सब्सिडीज देंगे। नॉर्मल सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो रिच सेक्शन के ऊपर हायर टैक्स चार्ज करती है और पुअर सेक्शन को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर होते हैं और हमारी ज़रूरतें जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं यानी लिमिटेड हैं, और जबकि हमारी ज़रूरतें जो हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने बजट्स में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करती है जिसके कारण स्केयर रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। और बेस्ट यूटिलाइजेशन का यहाँ पर मतलब है
ऐसा यूटिलाइजेशन करना जिसका डायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए ही वर्क करती है, सोशल वेलफेयर के लिए ही वर्क करती है। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का? सेकंड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का यह है कि गवर्नमेंट अपने बजट्स में कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस अनाउंस करती है जिसके थ्रू जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, और वो बेस्ट यूटिलाइजेशन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक गुड्स में थोड़ा इंक्रीमेंट करना, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज में थोड़ा इंक्रीमेंट करना। अब पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज में क्या आता है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सब पब्लिक गुड्स और सर्विसेज हैं। ये कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सो गवर्नमेंट अपने बजट में इनको इंप्रूव करने के लिए भी अनाउंसमेंट्स कर सकती है। वो बता सकती है कि इस बार हम लॉ एंड ऑर्डर में, डिफेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसका एक और ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या है? स्केयर रिसोर्सेज को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ ऐसे यूज करना कि वो बेस्ट यूज हो सके और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को मिल सके। जब हम यहां पर पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो पब्लिक गुड्स के दो फीचर्स यहां पर गिवन है। फर्स्ट, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवर्स, यानी ये कंपटीशन वाली गुड्स नहीं होती हैं, नॉन कॉम्पिटिंग, यानी ये ऐसी गुड्स होती हैं जो कंपटीशन में नहीं होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दी जाती हैं, और दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। इन सर्विसेज को किसी से छीना नहीं जा सकता, ये सर्विसेज सभी के लिए है, फॉर ऑल। इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमी की हर जनता के लिए काम करता है। सो गवर्नमेंट चाहे तो अपनी अनाउंसमेंट्स में, गवर्नमेंट बजट बनाते हुए पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकती है, इनको इंक्रीज कर सकती है। सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है स्केयर रिसोर्सेज को कुछ इस प्रकार यूज करना कि वो बेस्ट यूटिलाइज हो सके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। और गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे गुड्स को सब्सिडी भी दे सकती है, जैसे खादी प्रोडक्ट्स। अब खादी प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, लेकिन ये ऐसी गुड्स हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट दे सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन खादी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सब्सिडी दे सकती है। जब सब्सिडी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खादी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो गवर्नमेंट चाहे तो रिसोर्सेज को कुछ इस प्रकार यूटिलाइज करवा सकती है जिसके थ्रू सोसाइटी का बेनिफिट हो। जैसे खादी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सब्सिडी देने से ज़्यादा से ज़्यादा खादी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट होंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसे ही थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में बहुत सारे पीरियड्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी इकोनॉमी रिकवरी मूड में होती है, कभी बूम पीरियड में होती है, कभी डिप्रेशन में होती है और कभी रिसेशन में होती है। तो इकोनॉमी में अप डाउन चलता ही रहता है। सो ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए भी गवर्नमेंट अपना बजट बना सकती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक इकोनॉमी में बूम पीरियड की और अगर हम बात करें एक इकोनॉमी में डिप्रेशन पीरियड की, तो ये दोनों ही पीरियड एक इकोनॉमी के लिए इनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ज़्यादा हाइक पर होना, ज़्यादा पीक पर होना इकोनॉमी के लिए सही बात नहीं है, और ज़्यादा ही डाउन होना एक इकोनॉमी के लिए सही बात नहीं है। सो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट्स में अनाउंसमेंट कर सकती है। यानी गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो वो इकोनॉमी की कंडीशन को देखती है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, कैसा पीरियड चल रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बजट्स में अनाउंसमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इकोनॉमी में बूम पीरियड है। बूम पीरियड का मतलब है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब डिमांड ज़्यादा होना मतलब प्राइजेस का बढ़ जाना, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है
तो वो महंगी हो जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में अनाउंस कर सकती है कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट हद से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट्स हद से ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो उनकी परचेजिंग कम हो जाती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। या फिर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर सकती है कि अब हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा ना, तो वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे। सो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर सकती है, खर्चों में कटौती कर सकती है, जिसके कारण मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, उनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस भी फिर प्रोडक्ट्स के कम होने लग जाएंगे। यानी अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा सकती है या फिर अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर सकती है, तो हो गई ना इकोनॉमी स्टेबल। सो ऐसे ही इन केस अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब होता है इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रही है और वहाँ पर डिमांड बहुत ही कम है। अगर डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में प्राइजेस कम हो जाएंगे, प्राइजेस का कम होना मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाना। अब डिमांड कम है, प्राइस कम है, तो एम्प्लॉयमेंट तो किसी को मिलेगी नहीं ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट कौन देगा। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि जब सब्सिडीज दी जाएंगी तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और लोग अपनी डिमांड भी बढ़ा देंगे। सो ऐसे सिचुएशन में डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में सब्सिडी का ज़्यादा दे सकती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा सकती है, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी और लोगों की डिमांड भी बढ़ने लग जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में सब्सिडी बढ़ा सकती है और एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज कर सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं, जैसे रेलवे जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। सो गवर्नमेंट अपने रेलवे डिपार्टमेंट्स के लिए भी तो बजट बनाती है। ऐसे ही जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होंगे उन सभी के लिए भी बजट बनाया जाता है। सो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का? गवर्नमेंट बजट का फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ना केवल अपनी इकोनॉमी के लिए बल्कि इकोनॉमी में रहने वाले पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए भी बजट बनाती है। जैसे रेलवे के लिए बजट अनाउंस करना, यह भी बजट का ही पार्ट है। और जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए बजट बनाती है ना, तो वो दो डिसीजंस लेती है। पहला डिसीजन लेती है कि क्या हम अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस की सर्विसेज को इंक्रीज करें बाय इन्वेस्टिंग सम मोर अमाउंट, या फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि क्या हम अपनी सर्विसेज को कम कर दें बाय डिसइन्वेस्टमेंट। सो ये दो तरह के डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट में लेती है रिगार्डिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस। या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें हमारी सर्विसेज इंक्रीज करनी है, हमें और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा। या फिर गवर्नमेंट अपने बजट में ये डिसाइड करती है कि हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो अच्छा काम नहीं कर रही, इसकी सर्विसेज को थोड़ा कम कर दिया जाए और इसको बेच दिया जाए, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेच देना किसी प्राइवेट के हाथ में। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, तरह तरह की गुड्स और सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती है। और जब गवर्नमेंट इसके लिए बजट बनाती है तो दो तरह के डिसीजन लेती है, या तो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करना मतलब थोड़ा और खर्चा करना और इंप्रूवमेंट्स करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी एंटरप्राइजेस को सेल कर देना प्राइवेट के हाथ में
और जो पैसा आएगा उसको इकोनॉमी में यूटिलाइज करना। ऐसे ही फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी का मेन फोकस अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर ही होता है। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका भी मेन फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही होता है। और जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट देखती है इकोनॉमिक सिचुएशन को और फिर उसके अकॉर्डिंग तरह तरह के प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स अनाउंस करती है, जिसके थ्रू ये ट्राई किया जाता है कि किसी भी तरह हम हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और जीडीपी को इंक्रीज कर सके। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी के इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और जीडीपी को इंक्रीज करना। और जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में तरह तरह की अनाउंसमेंट्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू इंकरेज द इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग टैक्स एंड प्रोवाइडिंग टैक्स हॉलीडेज। गवर्नमेंट अपने बजट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस को कम कर सकती है, क्योंकि जब टैक्सेस कम हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड की जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी तो फॉरेनर्स भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे पैसा। इंडियन तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, फॉरेनर्स भी इंडिया में आकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, इन शॉर्ट इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अगर डिफरेंट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो वहां पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी। हर उस एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री कभी भी वहां पर नहीं आती जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। सो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। यानी गवर्नमेंट अपने बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस ले सकती है। तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट बनाने का? इकोनॉमी की ग्रोथ करना, कुछ ऐसे प्लान्स, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करना जिसके कारण इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। ऐसे ही सिक्स्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है रीजनल डिफरेंसेस, यानी कुछ ऐसे एरियाज जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है और कुछ ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। सो इनके बीच के जो डिफरेंस है ना उसको कम करना। गवर्नमेंट अपनी प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट बजट में कुछ ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है जिसके कारण इन रीजनल डिस्पैरिटीज को कम किया जाता है। यानी कहीं पर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और कहीं पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव में है, कहीं पर थोड़ी ग्रोथ है और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। सो ऐसी सिचुएशन को दूर करना, जहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उसको दूर किया जा सके। सो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का ये भी है कि रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर किया जा सके। बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश होती वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए उनको टैक्स हॉलीडेज देना। बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए टैक्स हॉलीडेज देना, क्योंकि भाई जब इंडस्ट्री को टैक्स हॉलीडे मिलेगी तो वो अपना पैसा बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करेंगे। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज और असर्टेन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का और कुछ हमारा भी हो जाए। सो डू लाइक एंड शेयर। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो गवर्नमेंट बजट के मीनिंग के साथ मैच होती है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ expected annual receipts and
एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एनुअल रिसिप्ट्स और एनुअल एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी हमने आपको करवाए हैं गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये तीनों ही हैं। गवर्नमेंट अपना बजट इन तीनों पर्पस के लिए बनाती ही है। सो नेक्स्ट हमारे पास है असर्टेन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास 4 ही ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए, असर्टेन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और दोनों के बीच में एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी आपके पास होता है असर्टेन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऑप्शन सी आपके पास होता है असर्टेन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। और ऑप्शन डी आपके पास होता है असर्टेन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। सो सबसे पहले हमें कह रहे हैं द गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। भाई असर्टेन फॉल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती है, ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पॉलिसी को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर असर्टेन ही आपका फॉल्स है तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर असर्टेन ही फॉल्स है तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा हमेशा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाई ऑन द डिफरेंट पर्संस। Indirect taxes can be avoided by not entering into those transactions which call for such taxes. So ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका इंपैक्ट और उसका इंसिडेंस हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड किया जा सकता है बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोज ट्रांजैक्शंस। अगर हम परचेजिंग और सेलिंग नहीं करेंगे तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने के लिए लायबल भी नहीं होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन दोनों में एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सपेंडिचर ऑन उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन दोनों में असर्टेन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और दोनों में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक ऐसी योजना है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा तो देती है, गवर्नमेंट पेमेंट तो करती है, लेकिन उसकी एसेट नहीं बढ़ती। यानी गवर्नमेंट ने पैसा तो दिया लेकिन बदले में गवर्नमेंट को कुछ एसेट नहीं मिली। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट पैसा तो देती है, पे तो करती है, लेकिन उसकी लायबिलिटी कम नहीं होती। यानी गवर्नमेंट ने पैसा दिया, पेमेंट की, लेकिन लायबिलिटी कम नहीं हुई। सो उज्ज्वला योजना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही 3 क्वेश्चंस हमारे पास और हैं जो आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा, कमेंट करके अपने आंसर्स बताइएगा। अगर आपके आंसर्स सही होंगे तो हम आपके कमेंट को लाइक और हर्ट जरूर देंगे। इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करिएगा ताकि कुछ बेनिफिट उनको और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए।